ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपकी हिंदी शिक्षिका कामना दीक्षित हूँ। हेलो बच्चों, आज हम फिर आए हैं एक नए चैप्टर के साथ और आपके नए पाठ का नाम है बुद्धि की जीत। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 पाठ पढ़ के खत्म कर लिए। अब बारी है तीसरे पाठ की, तो आज आपके साथ हम लोग फिर से जुड़ेंगे एक नए पाठ के साथ। ये पाठ एक कहानी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पाठ का शीर्षक है बुद्धि की जीत। जीत का मतलब आप लोगों को पता है, और बुद्धि का मतलब होता है हमारा अपना विवेक, हमारी अपनी समझ। यानी अपने विवेक, अपने समझ के आधार पर हम जो निर्णय लेते हैं, जो फैसले लेते हैं, जो काम करते हैं, उसकी किस प्रकार से जीत होती है वह इस कहानी में समझाया जा रहा है। आप लोगों को पता है बच्चों कि बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिनका अपना एक व्यवहार होता है। वो उसी प्रक्रिया के अंतर्गत रिएक्ट करते हैं, यानी व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में। जैसे जंगल का राजा तो शेर होता है। शेर का व्यवहार होता है कि वो जंगल में अपना खाना कैसे प्राप्त करता होगा, शिकार करके। यस, शेर जंगल में अपना खाना शिकार करके प्राप्त करता होगा। वैसे ही जो सांप होता है उसका क्या स्वभाव हो सकता है? सांप का स्वभाव हो सकता है डसना। सांप दूसरों को डसता है। ये कोई अजीब सी बात नहीं है, ये हर जानवर का अपना अपना स्वभाव है। जैसे हम मनुष्यों का स्वभाव होता है कि हमें समय से भोजन चाहिए, हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए, हम पढ़ाई करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, अपनी बात को एक अलग तरीके से लोगों के पास रखते हैं, ये हमारा स्वभाव है। वैसे ही जानवरों का भी अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है, जिसके अनुरूप वो दूसरों से व्यवहार करते हैं। तो ये जो कहानी है, ये हम एक ऐसे ही जानवर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका अपना एक स्वभाव है और वो अपने स्वभाव के अंतर्गत व्यवहार करता है और किस प्रकार वो अपनी बुद्धि से अपने उसके जो हालात रहते हैं उन हालातों से निपटता है और आखिरकार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वो दूसरों को भी हराता है। इसमें इस कहानी का जो लेसन हो सकता है, जो हम लोग मोरल कह सकते हैं, वो ये हो सकता है कि अगर कोई भी जीव या जंतु अगर अपने स्वभाव से विपरीत यानी अपोजिट रिएक्ट कर रहा हो, तो हमें उस स्वभाव को स्वाभाविक नहीं लेना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हो ना हो जरूर इसके भीतर कोई बात है जिसके वजह से ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो अब हम आते हैं अपने पाठ पे। ये बुद्धि की जीत जो कहानी है, दरअसल ये विष्णु शर्मा रचित जो पंचतंत्र है, जो पंचतंत्र का सीरीज हम लोग देखते हैं या हम लोग जो पंचतंत्र की किताब पढ़ते हैं, ये कहानी उसमें से एक है। ये कहानी उसमें भी शामिल है और उसी पंचतंत्र से ये कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई है। तो यहाँ पे जो राइटर है, लेखक है कहानी के, कहानीकार विष्णु शर्मा, वो बताते हैं कि ये जो सांप है जिसकी कहानी हम पढ़ने वाले हैं, इसने अपनी बुद्धिमानी से कैसे मेढकों को मूर्ख बनाया और अपनी सफलता प्राप्त की। तो अब हम आते हैं अपनी कहानी के ऊपर। आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारे आसपास जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके स्वभाव अलग अलग होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हर जानवर या जीव जंतु अपने स्वभाव के अनुरूप व्यवहार करता है या रिएक्ट करता है। सांप का निवास स्थान कहाँ होता है ये भी आप लोगों को पता है कि सांप अधिकतर बिलों में पाए जाते हैं या फिर जहाँ पे तालाब या पानी वानी होता है, पानी के आसपास सूखी जगहों पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। और मेढक कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? हाँ, मेढक भी सूखे जगहों पर और साथ साथ में तालाब या पानी के किनारे पाए जाते हैं। हालांकि मेढकों का जो सीज़न होता है वो बरसात के मौसम में ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी ये सामान्यतः तालाब के किनारे आसानी से दिख जाते हैं। और इस कहानी में हम लोग ये भी जानेंगे कि जो सांप है वो क्या होता है। आपको पता है ना, सांप जो होता है वो मेढक का असल दुश्मन होता है। सांप और मेढक में कभी दोस्ती नहीं हो सकती,
क्योंकि जंगल की अपनी एक जीवन प्रक्रिया होती है जो जिसको हम लोग लाइफ साइकिल बोलते हैं। लाइफ साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में कि हर जीव जंतु अपने से छोटे जीव जंतुओं को खाकर ही अपना गुजारा कर पाता है, उसे वो भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तभी वो जिंदा रह पाता है। और यही काम उस जंतु या जानवर से बड़े जानवर भी उसके साथ करते होंगे। जैसे सांप अगर मेढक को खाता है तो चील या बाज सांप को खा जाते हैं। ये इसको हम लाइफ साइकिल बोल सकते हैं कि ये ऐसे ही चलता रहता है। तो इस कहानी में हम ये भी जानेंगे कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपनी बात को किस तरह से साबित करते हैं या हम अपनी बुद्धिमानी किस तरह से जाहिर करते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि जो मूर्ख होते हैं वो कितनी जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पाठ। मैं इस पाठ को धीरे धीरे पढ़ रही हूँ ताकि आपको कहानी पूरी तरह से समझ में आए। पाठ की शुरुआत होती है। एक सांप था, नाम था मंदविश। बूढ़ा होने के कारण ना तो वह पूरी ताकत से दौड़ पाता था और ना ही बड़े जीव जंतुओं का शिकार कर पाता था। ऐसा कब तक चलता? भूख के कारण वह लगातार दुबला हुआ जा रहा था। आखिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। तरकीब का मतलब होता है यहाँ पे सुझाव। एक सुबह वह रेंगते हुए एक तालाब के पास पहुंचा और पसर गया। उस तालाब में मेढकों का निवास था। तो पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा कि जो सांप था मंदवेश, वो बूढ़ा था। बूढ़ा होने के कारण वो शिकार नहीं कर पाता था। तो उसने क्या किया? उसने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग किया और एक तालाब के पास जाकर पसर गया, यानी लेट गया। और वो तालाब जो जगह थी वहाँ कौन रहते थे? वहाँ पे बहुत सारे मेढक रहते थे। और मेढक क्या होते हैं? सांप का जो प्रिय खाद्य पदार्थ होता है वो मेढक होता है। आप पढ़ते हैं आगे। बाहर खेलते मेढकों ने जैसे ही सांप को देखा तो वो डर के मारे तालाब में कूद गए। मंदविश भी बड़े धैर्य से तालाब के किनारे पड़ा रहा। जब मेढकों ने देखा कि सांप तो हिलता भी नहीं है, तब एक दो साहसी मेढक बड़े साहस के साथ मंदविश के पास गए। फिर भी मंदविश ने उन पर ध्यान नहीं दिया। फिर कई मेढक उसके पास आए और मंदविश क्या किए रहा? दम साधे पड़ा रहा। मेढकों ने इस तरह का सांप पहली बार देखा था। बात चलते चलते तालाब में रह रहे मेढकों के राजा तक पहुंच गई। मेढक राज अपने सेनापतियों और मंत्रियों के साथ सांप से मिलने आया। मेढक राज ने मंदविश से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? सांप तो मेढकों को खा जाते हैं, पर तुम उन पर आक्रमण नहीं कर रहे। मंदविश ने धीरे से अपने फन को ऊपर उठाया। कई मेढक डर के मारे भाग खड़े हुए, पर मेढक राज कैसे भागता? वह तो राजा था ना। वह दम साधे और हिम्मत दिखाते हुए वहीं खड़ा रहा। मंदविश ने धीरे से कहा, महाराज की जय हो। आपकी बात सही है, पर मैं एक शापित सांप हूँ। मुझे शाप मिला है, इसलिए चाह कर भी मैं अपनी मर्जी से किसी मेढक को नहीं खा सकता। शाप? कैसा शाप? मेढक राज ने आश्चर्य से पूछा। मंदविश ने बताना आरंभ किया। कुछ दिनों पहले मैं खाने के लिए एक मेढक के पीछे पड़ा था, पर दुर्भाग्य से मैंने एक ऋषि पुत्र को डस लिया। ऋषि ने मुझे शाप दिया, जा, आज के बाद तू अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं खा सकेगा। तू अब मेढकों का गुलाम होगा। जा, उनकी सेवा कर। अगर वह भोजन में तुझे कुछ मेढक दे देंगे तो ही तू किसी मेढक को खाकर अपनी भूख मिटा सकता है। बस तभी से आकर मैं इस तालाब के किनारे आपकी सेवा के लिए पड़ा हुआ हूँ। आप जो काम देंगे करूँगा। मैं मेढकों को अपने ऊपर बिठाकर सैर करा सकता हूँ।
नन्हे मेढकों को इसमें बड़ा मजा आएगा। तो इस तरह से क्या किया, मंदविश ने, जो मेढक राज है, मेढकों के राजा हैं, उन्हें यह कहानी सुनाई कि देखिए महाराज, मैं क्या हूँ, मैं एक शापित सांप हूँ। शापित मतलब जिसको श्राप मिला हुआ है। और मंदविश को श्राप क्यों मिला हुआ है? मंदविश ने श्राप का कारण बताया कि उसने भूख के कारण व्याकुल होकर क्या किया था, एक ऋषि के पुत्र को, यानी ऋषि के बेटे को डस लिया था, और डसने के कारण ऋषि के बेटे की मृत्यु हो गई। तो ऋषि ने क्या किया, ऋषि ने क्रोध में आकर मेढक को, सांप को श्राप दे दिया। उसी वजह से, और उसने श्राप क्या दिया, ऋषि ने ऋषि ने सांप को श्राप दिया कि तू अब से अपनी मन के मुताबिक किसी को मार के नहीं खा पाएगा। अगर कोई मेढक खुद से तेरे पास आए तभी तू उनको खा सकता है। और इसी वजह से जो श्राप है उसको लग गया, और मंदविश जो श्राप था वो तालाब के किनारे आकर लेटा हुआ पड़ा रहा। तो अब आते हैं हम अगले के पैराग्राफ में। सांप पर बैठकर सैर, किसकी हिम्मत थी जो सांप पर जाकर बैठता? पर सांप के बार बार कहने पर कुछ मेढक उस पर जा बैठे। सांप ने उन्हें बड़ी सावधानी से तालाब के किनारे की सैर कराई और वापस छोड़ दिया। मेढक राज ने मेढकों की गिनती की तो सभी मेढक सही सलामत पहुंच गए। अब मेढक राज हिम्मत करके कुछ मेढकों के साथ मंदविश की पीठ पर जा बैठा। उसने उन्हें जबरदस्त सैर कराई। अब तो यह रोज का काम हो गया। मेढक राज अपनी पसंद के कुछ मेढकों के साथ मंदविश की पीठ पर बैठ जाता और वह उन्हें सैर कराकर सही सलामत वापस छोड़ देता। 3-4 दिन ऐसा खूब बढ़िया से चला। 5वें दिन मंदविश की रफ्तार धीमी पड़ गई। वह घिसट घिसट कर चल रहा था। मेढक राज ने मंदविश की यह हालत देखी तो पूछा, क्या बात है, तुम कमजोर लग रहे हो? मंदविश ने धीमे से कहा, महाराज, कई दिनों से भूखा होने के कारण मुझ में उतनी शक्ति नहीं बची कि मैं आपको ठीक से सैर करा सकूं। मेढक राज सोच में डूब गया। फिर उसने अपने मंत्रियों से सलाह की। मंत्रियों ने भी कहा कि सांप को भोजन तो चाहिए ही, नहीं तो यह मर जाएगा और उसका पाप हम पर आएगा। तब उनसे सलाह कर मेढक राज ने मंदविश से कहा, आज से तुम रोज एक मेढक को खा लेना, मैं तुम्हें इसकी आज्ञा प्रदान करता हूँ। सांप ने मेढक राज की बात मानकर मेढक पर हाथ साफ कर लिया। फिर राजा को जबरदस्त ढंग से सैर कराई। अब यह रोज का नियम हो गया। सैर शुरू होने से पहले राजा से आज्ञा लेकर मंदविश एक मेढक को खाता और फिर बाकियों को सैर कराता। धीरे धीरे मेढकों की संख्या घटने लगी। उन्हीं दिनों एक दूसरा सांप वहां से गुजरा। तो ये जो चल रहा था, ये जो डेली के काम हो रहे थे, इसको देखकर वह दंग रह गया। सामकोश ने मंदविश से पूछा तो उसने कहा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मंदविश ने दूसरे सांप से क्या कहा? मंदविश ने कहा, जब ताकत काम ना आए तो बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। देख लो, मेरी बात मानकर मेढक राज खुद एक के बाद एक अपना साथी मुझे भेंट में चढ़ा रहा है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब मंदविश पर सवारी के लिए बस मेढक राज और उसके मंत्री रह गए। थोड़ी देर की सैर के बाद मंदविश रुका और मुड़कर मेढक राज की ओर देखा। मेढक राज समझ गया। वह दुखी होकर बोला, आज मेरे ही कारण मेरे वंश का विनाश हो गया। मुझे समझना चाहिए था कि एक सांप कभी भी मेढक का मित्र नहीं हो सकता।
परंतु अपने मनोरंजन के लिए मैंने अपने वंश को तुम्हारे हवाले कर दिया और आज मेरी बारी भी आ गई। मंदविश ने कुछ नहीं कहा और एक ही झटके में मेढक राज और उनके मंत्रियों का सफाया कर दिया। यहाँ पे हमारी जो कहानी है वो खत्म होती है। तो कहानी बिल्कुल सपाट है, कहानी का जो लेसन है, कहानी की जो सीख है वो भी एकदम क्लियर है। कहानी की सीख है कि कभी भी अगर कोई भी इंसान हो या कोई भी जीव जंतु हो, अगर वो अपने स्वभाव से विपरीत व्यवहार करे तो हमें उसके व्यवहार को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि उसके इस व्यवहार के पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश है। जैसा कि मंदविश व्यवहार कर रहा था, वह सांप होकर मेढकों की सहायता कर रहा था, उनसे दोस्ताना व्यवहार कर रहा था, पर दरअसल वो ऐसा था नहीं और मेढक बेचारे इसमें मूर्ख बन गए। वो सीधे साधे रह गए। उन्होंने सोचा कि मंदविश जो एक सांप है, उनका जाति दुश्मन है, वो सुधर गया है और वह उनकी मदद कर रहा है और इस तरह मेढकों ने उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। तो पहली सीख कि कभी भी किसी पर आंख मूंद कर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। मेढकों का जो राजा था वो उम्र में सबसे बड़ा था, पर उसने भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। वो अभी मंदविश के झूठे बहकावे में आ गया और अंत में क्या हुआ बच्चों? मेढक की पूरी जाति ही साफ हो गई, साथ में मेढक राज और उनके मंत्री भी खत्म हो गए। तो इस पाठ की जो सीख है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हमें कभी भी दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान ने जब हमें इंसान बनाया है और इंसान के पास उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका दिमाग। हम इंसान अपने दिमाग से अपने सारे काम को संचालित करते हैं। सारे जो फैसले होते हैं, अच्छे बुरे सही गलत, वो हम अपने बुद्धि के द्वारा लेते हैं और जानवरों में ये बात बहुत कम देखी जाती है। सबसे ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल हम इंसान ही करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमें हमेशा अपने दिमाग से काम करना चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और दूसरों की धूर्त भरी बातों में या जो दूसरे हमें मूर्ख बनाने की कोशिश करें उनसे दूर ही रहनी चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ हम अपने इस पाठ को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और हम जल्दी मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए, वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए।